साल 2024 की शुरुआत में हंगरी सरकार के उच्च अधिकारी ने लुडोविका यूनिवर्सिटी के रेक्टर से संपर्क किया। रेक्टर को वाइस चांसलर समझ लीजिए। प्रोफेसर गेरगेली डेली को निर्देश मिला कि यूनिवर्सिटी में क्लाइमेट चेंज पर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाए। अधिकारी ने कॉन्फ्रेंस के लिए ऐसे मेहमान को बुलाने की गुजारिश की जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। अधिकारी ने चीफ गेस्ट के लिए ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद का नाम लिया। ये सुनते ही गेरगेली डेली के होश उड़ गए, क्योंकि अहमदीनेजाद वही नेता हैं जिसको दुनिया भर में हमेशा भारी विरोध झेलना पड़ा। प्रोफेसर डेली हैरान थे कि ऐसे विवादित नेता को हंगरी क्यों बुलाया जा रहा है, जिन पर पश्चिमी देशों ने कड़े प्रतिबंध लगा रखे हों। उनका वहां आना अजीब था। खैर, न्योता मिलने के बाद महमूद अहमदीनेजाद बुडापेस्ट पहुंचे और उस कथित कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। हालांकि पहले तो सभी को इस बात पर यकीन हो गया कि कार्यक्रम पर्यावरण के मुद्दे पर ही हो रहा है, पर क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस असल में सिर्फ बहाना थी। यूनिवर्सिटी के रेक्टर को जल्द ही समझ आ गया कि उन्हें मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। पर्दे के पीछे कोई बड़ा कूटनीतिक खेल चल रहा था। उन्हें लगा कि शायद दो कट्टर दुश्मनों को बात करने का मंच दिया जा रहा है, पर हकीकत इससे भी कई गुना ज्यादा चौंकाने वाली थी। उस कॉन्फ्रेंस के करीब 2.5 साल बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने सच्चाई से पर्दा उठा दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट में बताया कि बुडापेस्ट में कोई आम कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी। असल में ये इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और अहमदीनेजाद के बीच टॉप सीक्रेट बैठक थी। इस बैठक में मोसाद प्रमुख डेविड बार्निया खुद मौजूद थे। उन्होंने इस मीटिंग के लिए अपनी कई जरूरी सुरक्षा बैठकें भी टाल दी थी। डेविड बार्निया के लिए यह खुफिया ऑपरेशन किसी भी दूसरे काम से ज्यादा अहम था। इजराइल और ईरान की दुश्मनी दुनिया से छिपी नहीं है। ऐसे में इन दोनों दिग्गजों का बंद कमरे में साथ बैठना भूचाल से कम नहीं था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि ये मीटिंग ईरान में सत्ता परिवर्तन की ठोस तैयारी थी। अहमदीनेजाद ने इस मुलाकात के लिए अपने ईरानी बॉडीगार्ड को चकमा दिया था। वो अपने सुरक्षा घेरे से कई घंटों तक गायब रहे। ये खुफिया मुलाकात इतनी गुप्त थी कि ईरान की सुरक्षा एजेंसी को भनक तक नहीं लगी। दुनिया की नजरों में अहमदीनेजाद जलवायु परिवर्तन पर शांति का संदेश दे रहे थे, पर बंद कमरे में ईरान का भविष्य तय किया जा रहा था। अब यहाँ सबसे अहम सवाल खड़ा होता है, जिस इंसान ने जिंदगी भर इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाने की कस्में खाई, वो ऐसा क्यों करेगा? उसने मोसाद के साथ मिलकर ईरान की सत्ता पलटने की साजिश क्यों रची? आखिर कट्टरपंथी इस्लामी नेता विदेशी जासूसों का मोहरा कैसे बन गया? इस खुफिया डील और मोसाद से उनके कनेक्शन को समझने के लिए हमें कुछ पुराने पन्नों को पलटना होगा। कहानी शुरू होती है 1956 के ईरान से, जब सेमनान प्रांत में महमूद का जन्म हुआ। परिवार गरीब था तो गुजारा करना भी मुश्किल था। उनके पिता लोहार का काम करते थे और किराने की छोटी दुकान भी चलाते थे। शुरुआत में परिवार का असली सरनेम अहमदीनेजाद नहीं बल्कि सबोरझियां था। इसका मतलब है धागा रंगने वाला। भेदभाव से बचने और नई पहचान बनाने के लिए उनके पिता ने सरनेम बदल लिया। नया नाम अहमदीनेजाद चुना, मतलब अहमद का वंश। धार्मिक और सामाजिक नजरिए से इस सरनेम ने उन्हें समाज में सम्मान दिलाया। यही साधारण बैकग्राउंड आगे चलकर उनकी राजनीति का सबसे मजबूत हथियार बना। महमूद अहमदीनेजाद ने प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री ली। बाद में उन्होंने ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग में पीएचडी भी पूरी की। फिर आया साल 1979। ईरान में इस्लामी क्रांति हो रही थी और वो छात्र राजनीति में उतर चुके थे। 4 नवंबर 1979 को ईरानी छात्रों ने तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया। वहां 52 अमेरिकियों को 444 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया। कई पूर्व बंधकों ने बाद में दावा किया कि अहमदीनेजाद भी उन अपहरणकर्ताओं और पूछताछ करने वालों में शामिल थे। हालांकि अहमदीनेजाद ने हमेशा इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। बाद में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की जांच रिपोर्ट आई, जिसमें कहा गया कि महमूद बंधक संकट में शामिल नहीं थे। इसके बाद उनका राजनीतिक सफर तेजी से आगे बढ़ा। उन्होंने 1980 के दशक में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के साथ काम किया। ईरान इराक युद्ध में भी हिस्सा लिया। फिर वो 2003 में तेहरान के मेयर बने। मेयर के तौर पर उनकी साधारण जीवन शैली ने जनता का ध्यान खींचा। इसी लोकप्रियता के दम पर 2005 में उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया।
24 सालों में वो ईरान के पहले ऐसे राष्ट्रपति बने जो मौलवी नहीं थे। 2005 से 2013 तक का कार्यकाल आधुनिक इतिहास में सबसे विवादास्पद रहा। इस दौरान उन्होंने ऐसी आक्रामक नीतियां अपनाई जिनसे ईरान दुनिया से कट गया। उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम और यूरेनियम एनरिचमेंट को तेजी से आगे बढ़ाया। पश्चिमी देशों और इजराइल को डर सताने लगा कि ईरान खुफिया तरीके से परमाणु बम बना रहा है। अहमदीनेजाद अपने भाषणों में खुलेआम इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाने की धमकियां देते थे। उन्होंने होलोकॉस्ट को झूठ बता दिया। उन्होंने तेहरान में ऐसे विचारकों का सम्मेलन भी बुलाया। उनके इन बयानों की दुनिया भर में निंदा हुई। इसके अलावा उन पर 2009 में हुए चुनावों में धांधली के आरोप भी लगे। इसके विरोध में ईरान की सड़कों पर ग्रीन मूवमेंट के नाम से ऐतिहासिक प्रदर्शन हुए। अहमदीनेजाद की सरकार ने इन प्रदर्शनों को क्रूरता से कुचल दिया। सुरक्षा बलों ने विरोधियों को जेल में डाल दिया और कई लोगों को फांसी दे दी। नागरिक अधिकारों का हनन हुआ। वो सत्ता के नशे में चरम पर थे और तभी वो उस इंसान से टकरा गए जिसकी बात ईरान में पत्थर की लकीर मानी जाती थी। उनका टकराव ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई से शुरू हुआ। ईरान में सर्वोच्च नेता के पास ही सारे असल अधिकार होते हैं और राष्ट्रपति उनके नीचे काम करता है। पर यह लड़ाई महज कुर्सी की नहीं थी। इसके पीछे वजह थी वैचारिक खाई। इस दरार के केंद्र में थे अहमदीनेजाद के खास दोस्त इस्फंदियार रहीम मशाई, जिन्हें जुलाई 2009 में देश का पहला उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। मशाई ने ईरान में कट्टरपंथी इस्लामी विचारधारा के साथ नया राग छेड़ दिया। उन्होंने स्कूल ऑफ ईरान यानी ईरानी राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना शुरू किया। मशाई का तर्क था कि दुनिया को इस्लाम के बजाय ईरान के प्राचीन इतिहास से सीखना चाहिए। ये बात ईरान के कट्टरपंथी मौलवियों को रास नहीं आई। मौलवियों का हमेशा से मानना था कि इस्लामी पहचान ही सबसे ऊपर है। इसके साथ ही अहमदीनेजाद अक्सर शिया मान्यताओं के अनुसार 12वें इमाम यानी इमाम मेहदी के जल्द लौटने की बात करते थे। धार्मिक नेताओं को लगने लगा कि अहमदीनेजाद और मशाई उनके अधिकारों को कमजोर कर रहे हैं। मौलवियों ने इस गुट को विचलित धारा का नाम दिया। उन्हें लगा कि ये गुट ईरान को धर्म के रास्ते से भटका रहा है। दोनों गुटों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था। तभी खामनेई ने दखल दिया और मशाई को उपराष्ट्रपति पद से हटाने का लिखित आदेश जारी कर दिया। पद संभालने के सिर्फ एक सप्ताह बाद ही मशाई को हटा दिया गया। पर अहमदीनेजाद ने हार नहीं मानी और मशाई को अपना चीफ ऑफ स्टाफ बना लिया। ये तनाव अप्रैल 2011 में खुलकर सबके सामने आ गया। अहमदीनेजाद ने अपने खुफिया मंत्री हैदर मोसलेही को अचानक पद से हटा दिया। उन्हें शक था कि मोसलेही उनके दोस्त मशाई के दफ्तर में जासूसी करवा रहे हैं। यहीं पर सर्वोच्च खामनेई ने अपना विशेषाधिकार इस्तेमाल किया। उन्होंने वीटो लगाते हुए मोसलेही को तुरंत उनके पद पर वापस बैठा दिया। ये अहमदीनेजाद के लिए करारा झटका था। उन्होंने ऐसा कदम उठाया जिसकी ईरान में किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। गुस्से में आकर महमूद अहमदीनेजाद ने 11 दिनों तक कैबिनेट की बैठकों का बहिष्कार कर दिया। वो अपने ही सरकारी कामकाज से दूर हो गए और घर पर बैठ गए। ईरान के इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति ने सर्वोच्च नेता के खिलाफ ऐसी बगावत कभी नहीं की थी। कट्टरपंथी समर्थक भी इस बगावत को देखकर हैरान थे। इसी घटना ने अहमदीनेजाद और धार्मिक नेतृत्व के बीच की दरार को हमेशा के लिए पक्का कर दिया। उनके कई करीबियों को जेल में डाल दिया गया। अब वो अपने ही सिस्टम से बेगाने हो चुके थे। 2013 में कार्यकाल खत्म हो गया। कुर्सी जाने के बाद उनके अंदर मनोवैज्ञानिक बदलाव आने लगा। ईरानी संविधान के हिसाब से कोई भी शख्स लगातार तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ सकता। इसलिए 4 साल बाद 2017 में वो फिर से चुनाव के मैदान में उतरे। इसके बाद 2021 और 2024 के चुनावों में भी उन्होंने पर्चा भरा। पर ईरान की शक्तिशाली गार्डियन काउंसिल ने हर बार उनका पर्चा खारिज कर दिया। वो राजनीतिक तौर पर हाशिए पर धकेले जा चुके थे। उन्हें अच्छे से समझ आ गया कि इस्लामी व्यवस्था के अंदर रहकर वो कभी वापसी नहीं कर सकते। यहीं से उनके अंदर विद्रोही ने जन्म लिया। उन्होंने अपना कट्टरपंथी चोला उतार फेंका, खुद को नया रूप देना शुरू कर दिया। कभी उनकी पहचान बिना इस्त्री किए कपड़े, बिखरी दाढ़ी और पुरानी खाकी जैकेट हुआ करती थी। अब उन्होंने अपना लुक बदल लिया। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सिले सिलाए महंगे विदेशी सूट पहनने लगे। उनकी पुरानी बिखरी दाढ़ी अब सलीके से ट्रिम की हुई थी। कई खुफिया और मीडिया रिपोर्टों में यहाँ तक दावा किया गया कि उन्होंने खुद को जवां और तरोताजा दिखाने के लिए बोटॉक्स ट्रीटमेंट लिया है। सिर्फ बाहरी रूप ही नहीं बदला था, उनके राजनीतिक सुर भी बदल चुके थे।
जो नेता कभी विरोध प्रदर्शनों को बेरहमी से कुचलने के लिए कुख्यात था, वो अब उदारवादी बन गया था। उन्होंने सरकार और आईजीआरसी पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। वो खुद को प्रदर्शनकारियों के हमदर्द के तौर पर पेश करने लगे। वो आधुनिक दिखने के लिए पॉप कल्चर और पश्चिमी संगीत पर भी सकारात्मक टिप्पणियां करने लगे। वो रोज अपने दफ्तर में आम लोगों से मिलते थे, उनकी शिकायतें सुनते और सरकारी विभागों को सिफारिशी चिट्ठियां लिखते थे। उनका मकसद ईरान के गरीब और मजदूर वर्ग में अपना जनाधार बचाए रखना था। अहमदीनेजाद के अंदर सत्ता की तड़प इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने अपनी सबसे कट्टर विचारधारा से भी समझौता कर लिया। वो अमेरिका और इजराइल की मदद लेने के लिए तैयार हो गए। उनका मानना था कि अगर वो सत्ता में लौटे तो इजराइल को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दे देंगे। वो डोनाल्ड ट्रंप के अब्राहम समझौते को खुशी खुशी मान्यता देने के लिए तैयार थे। ये उस इंसान के लिए जबरदस्त यू टर्न था जो कभी इजराइल का नामो निशान मिटाना चाहता था। सत्ता की इस भूख ने उन्हें अपने ही देश के खिलाफ मोहरा बनने पर मजबूर कर दिया। इसी महत्वाकांक्षा ने उन्हें बुडापेस्ट के उस खुफिया कमरे तक पहुंचाया। विदेशी ताकतों से हाथ मिलाने की इसी महत्वाकांक्षा ने उस सुबह को जन्म दिया जिसने मिडिल ईस्ट को हमेशा के लिए बदल दिया। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया, जिसे अमेरिका ने नाम दिया ऑपरेशन एपिक फरी। तो वहीं इजराइल के हिस्से वाले हमले का कोड नेम ऑपरेशन रोरिंग लायन था। शुरुआती 12 घंटों के अंदर ही 900 से ज्यादा हवाई हमले किए गए। टारगेट पर थे ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई। अमेरिका और इजराइल अपने मकसद में कामयाब भी रहे। तेहरान में उनके सबसे सुरक्षित ठिकाने पर हमला किया गया और पलक झपकते ही इमाम खुमैनी हुसैनिया परिसर मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। इस हमले में खामनेई के साथ आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ मोहम्मद पाकपोर और शीर्ष सुरक्षा सलाहकार अली शमखानी भी मारे गए। खामनेई परिवार के कई सदस्य भी इस हमले का शिकार हुए। चंद घंटों के अंदर ईरान का पूरा नेतृत्व ताश के पत्तों की तरह ढह गया। हर तरफ चीख पुकार थी और धुएं का गुबार आसमान छू रहा था। लेकिन इसी तबाही के बीच तेहरान के नरमक जिले में कुछ और ही चल रहा था। वहां मौजूद अहमदीनेजाद के आवासीय परिसर पर भी सटीक हवाई हमला किया गया, लेकिन यह हमला उन्हें मारने के लिए नहीं किया गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि हमले का असल मकसद अहमदीनेजाद की सुरक्षा में लगे ईरानियन बॉडीगार्ड्स की इमारत और उनकी बख्तरबंद गाड़ियों को नष्ट करना था। जैसे ही हवाई हमले में वहां धूल और धुआं फैला, मिशन का अगला चरण शुरू हो गया। मलबे और धुएं के बीच काले रंग की प्यूजो कार आकर रुकी, जिसके अंदर मोसाद के एजेंट मौजूद थे। उन्होंने बिना समय गवाए अहमदीनेजाद को कार में बैठाया और वहां से निकल गए। मोसाद ने उन्हें ईरान के अंदर ही मौजूद अपने टॉप सीक्रेट ठिकाने पर पहुंचा दिया। खुफिया दस्तावेजों में इस सनसनीखेज बचाव अभियान को ऑपरेशन पुस इन बूट्स का नाम दिया गया। इजराइल की योजना बिल्कुल साफ थी। वो चाहता था कि जैसे ही युद्ध के कारण ईरान का मौजूदा शासन गिरेगा, अहमदीनेजाद को गद्दी पर बैठा दिया जाएगा। इजराइल उन्हें पश्चिम समर्थक नेता के रूप में पेश करके देश को स्थिर करना और शांति समझौता करना चाहता था, पर जल्दबाजी में किया गया रेस्क्यू ऑपरेशन कूटनीतिक रूप से उल्टा पड़ गया। अहमदीनेजाद इस अचानक हिंसक और अराजक रेस्क्यू ऑपरेशन से हिल गए। उन्हें लगने लगा कि जिस तबाही के जरिए उनको सत्ता में लाया जा रहा है वो ईरान के लिए विनाशकारी है। सर्वोच्च नेता और बेकसूर नागरिकों की मौत ने उनका भरोसा तोड़ दिया। उन्हें लगने लगा कि इस खून खराबे के बाद ईरान की जनता उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी। इजराइल की इस ग्रैंड योजना से उनका मोह भंग होने लगा, क्योंकि इजराइल और अमेरिका की योजना सिर्फ हवाई हमलों तक सीमित नहीं थी। वो जमीनी स्तर पर भी ईरान की सत्ता पलटने का खतरनाक खेल खेलने वाले थे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक CIA और मोसाद ने मिलकर कुर्द विद्रोहियों का इस्तेमाल करने की साजिश रची थी। खुफिया एजेंसियों ने मसूद बरजानी के नेतृत्व में कुर्द लड़ाकों को हथियार और ट्रेनिंग दी थी। उनका टारगेट तेहरान पर कब्जा करना था, पर कूटनीति के खेल में हर मोहरा अपने हिसाब से चलता है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दवान ने इस योजना में अड़ंगा लगा दिया। तुर्की हमेशा से कुर्द विद्रोहियों को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता आया है। जब अर्दवान को अमेरिका की खुफिया साजिश की भनक लगी तो वो भड़क गए। उन्होंने बिना देरी किए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से संपर्क किया। अर्दवान ने ट्रंप से कहा कि कुर्दों को हथियार देना तुर्की के हितों के खिलाफ है।
ट्रंप पहले ही मिडिल ईस्ट के जमीनी युद्धों में नहीं पड़ना चाहते थे, उन्होंने अर्दवान का दबाव मानते हुए कुर्द आक्रमण पर वीटो लगा दिया। अमेरिका का साथ छूटते ही इजराइल का मास्टर प्लान फेल हो गया। उधर मोसाद के सुरक्षित ठिकाने में बैठे अहमदीनेजाद भी हालात समझ चुके थे। इस नाकामी और ईरान में मची तबाही ने उन्हें तोड़ दिया था। वो रहस्यमयी परिस्थितियों में मोसाद के ठिकानों से भाग निकले और वापस तेहरान लौट आए, जहां आईआरजीसी ने उन्हें हिरासत में ले लिया। आईआरजीसी को बुडापेस्ट यात्रा से ही उन पर शक था। इजराइल के साथ उनके सारे संपर्कों का भंडाफोड़ हो चुका था। गद्दारी के आरोप में उन्हें उनके ही घर में नजरबंद कर दिया गया। महीनों तक दुनिया ने अहमदीनेजाद का चेहरा नहीं देखा। फिर जुलाई 2026 में उनकी अजीबोगरीब झलक दुनिया के सामने आई। ये मौका था मारे गए सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामनेई के फ्यूनरल का। 10 जुलाई को उन्हें मशहद के इमाम रजा तीर्थ स्थल पर दफनाया गया। इसी कार्यक्रम में अहमदीनेजाद भी सुरक्षा घेरे में नजर आए। उनकी हालत देखकर लोग हैरान रह गए। करीब 33 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में वो जैकेट पहने हुए थे और चेहरे पर सर्जिकल मास्क लगा था। वो बस सिर झुकाए वहां खामोश खड़े थे। बुडापेस्ट की खुफिया मीटिंग में शुरू हुआ खेल यहीं खत्म होता है। इस कहानी ने हमें कूटनीति का कड़वा सच दिखाया है। सियासत की बिसात पर न कोई पक्का दोस्त होता है और न कोई पक्का दुश्मन। यहाँ केवल शक्ति और रणनीतिक हित ही अंतिम सत्य होते हैं। जो नेता कभी इजराइल को मिटाना चाहता था, वही सत्ता के लिए उनका मोहरा बन गया। आज के अनकही में इतना ही।